अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर 2 है। आज भी इंशाल्लाह 5-10 मिनट थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि मैंने कल भी कल तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि इकोनॉमिक्स है क्या, तो आज थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली वर्क कैसे हुई और अर्ली एज के पीपल, शुरू में लोग क्या किया करते थे। ठीक है, हालांकि उनको ये नहीं पता था कि वो इकोनॉमिस्ट की तरह सोच रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो आजकल के दौर इकोनॉमिस्ट कहा करते हैं, लेकिन वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए वो सारे काम कर रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं अर्ली स्टेजेस में हुआ क्या करता था, लोग कैसे रहते थे और कैसे उनके तौर तरीके थे। तो हमने कहा लॉन्ग टाइम अगो पीपल लिव इन द केव, कहता बहुत अरसे पहले लोग गार में रहा करते थे। ठीक है, तो थोड़ी सी गार भी बना लेते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर रखवा भी लेते हैं। वो ऐसे करके गार में रहा करते थे कि घर शहर का तो कोई कंसेप्ट था ही कोई नहीं। सही, उन लोगों को कहा जाता था ये हंटर गैदरर है, ये शिकारी हैं। ये किसका शिकार करते हैं? उनका ये हंट फॉर फूड, ये फूड खाने के लिए शिकार करते हैं। दो चीज़ों का शिकार किया करते थे, एक जानवरों का, एक प्लांट्स का। ठीक है, कुछ प्लांट उन्होंने ढूंढे, सर्च किया, यार ये खाया जा सकता है। ठीक है, और एनिमल को कहा कि इसको भी फूड के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर तो जनाब साहब उस वक्त तो कोई कंसेप्ट नहीं था ना कि जनाब चीज़ों को पकाया जाए, मसाले भी लाए जाए, जनाब साहब कोई रोस्ट शोस्ट बनाया जाए, ऐसा कोई चीज़ नहीं था। ठीक है, कोई इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो लोग सादी सादी जिंदगी गुजारा करते थे, एनिमल और प्लांट को हंट किया करते थे। तो एट दैट टाइम, उस वक्त फूड वाज एक्सचेंज विद फूड। जिसके पास कोई चीज़ होती थी वो अपनी चीज़ किसी को देकर उससे दूसरी वाली चीज़ ले लिया करता था, अगर उसने वो खुद हंट नहीं की होती थी। इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को कहते हैं चीज़ों के बदले में चीज़ों का तबादला करना, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये हम पढ़ने वाले हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। ये पूरा टॉपिक है हमारे पास। फिर उन्होंने सोचा यार खाना तो कम है हमारे पास, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब याशी प्रोग्राम हो ही नहीं रहा। ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, खाना तो बड़ा कम है। सर्चिंग फॉर मोर फूड, वो और खाने के ढूंढने लगे, यार और खाना ढूंढते हैं। देखें, जब शुरू में अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया बनाई होगी, उसके बाद सिलसिला चलता जा रहा होगा, लोग तो बड़े कम होंगे। उनको ये टेंशन नहीं होगी यार मुझे जॉब नहीं मिल रही होगी, ये टेंशन होगी यार मेरा बिजनेस ही चल रहा, उनको ये टेंशन होगी यार मेरे पास ना कुछ कपड़े आ जाएं, ठीक है, या मेरे पास कुछ अच्छा खाने को आ जाए, या मेरे को खाने को आ जाए। बस उनकी ये फिक्र होती थी। उस वक्त के लोगों की फिक्र ये होती थी कि हम बारिश से आंधी शांधी तो होती होगी मेरे ख्याल से तब भी, ठीक है, हमें कोई जगह मिल जाए, छत मिल जाए। ठीक है, वो उनको गार मिल गई बेहतरीन किस्म की। अब उनकी ये कोशिश होती थी कि क्योंकि कपड़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, कोई फैक्ट्रीज नहीं थी, कोई मशीनरीज नहीं थी, कपड़े कैसे बनाए? ठीक है जी, धागा नहीं था। ठीक है, तो चलो उन्होंने वो तो सिस्टम कर लिया होगा ना कोई ना कहीं। ठीक है जी, तो असल मसला उनका था रोटी का, यार हम खाएं कैसे, खाना कैसे करें। तो उन्होंने ना सर्चिंग फॉर मोर फूड, उन्होंने और खाने की तलाश शुरू कर दी। जब और खाने की तलाश शुरू की तो हुआ क्या, सबसे फर्स्ट रेवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। लोगों ने कहा, उन्होंने सोचा यार ये जितने भी प्लांट दरख्त लगे हुए हैं एवं लगे होंगे, कुछ ना कुछ चक्कर होना है। मतलब ऐसा होता होगा ज़मीन में कुछ, मतलब हम करें कुछ काम करें और हो सकता है ये खुद ब खुद उग गए। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार कुछ अर्से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था और अब हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ उगी हुई है, इसका मतलब ज़मीन कुछ ना कुछ करती है काम। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें मूवमेंट है। तो उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ उनके पास जो भी खाने पीने वाली चीज़ें थी, उन्होंने कुछ सीड्स को यूज़ किया। सीड को यूज़ करते हुए उन्होंने ज़्यादा प्लांट बनाने शुरू कर दिए, वो वाले जिनको वो खाया करते थे, जंगली पौधे नहीं, खाने वाले पौधे जिनको वो खाया करते थे। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर सादी से बात करें, जैसे पालक होगी, साग हो गया, ठीक है, गोभी हो गया। मतलब गोभी तो शायद पता नहीं तब होती होगी कि नहीं होती होगी, ठीक है, अल्लाह जानते हैं, लेकिन तब पत्ते ही खाया करते थे। ठीक है जी, हाँ, तब मूली गाजर थोड़ी हुआ करती थी। ठीक है, तो उनकी याशी लग जाती। तो उन्होंने और प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ज़्यादा प्लांट ग्रो शुरू कर दिए, ये उन्होंने खुद एफर्ट की ना, यार ये चीज़ हम ज़्यादा खाया करते हैं, ये तो जंगल में ख़त्म हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने ये प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। यानी कि उनको ये डर आ गया एक कॉन्सेप्ट का, यहाँ से स्कार्सिटी का,
कि अगर ये चीज जो हम प्लांट खा रहे हैं अगर ये खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, हमसे जानवरों पर रह जाएंगे, ठीक है, अगर वो भी खत्म हो गया तो क्या करेंगे। तो स्कार्सिटी ने, लिमिटेड रिसोर्सेज ने उनको फर्दर सोचने पर, मेहनत पर मजबूर किया। उन्होंने कहा ठीक है यार, अगर ये खत्म हो जाए, खत्म होने से पहले पहले हम क्यों ना और उगा लेंगे, हम खत्म ही ना होने दें। तो उन्होंने प्लांट्स उगाना शुरू कर दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन शुरू कर दी। आस्ता आस्ता उनके फॉर्म्स बनना शुरू हो गए। एक ही जगह पर उन्होंने ढेर सारे पौधे उगाना शुरू कर दिए, एक फसल टाइप बन गई उनकी, पूरे फॉर्म्स बन गए। उनका यार हमारे फॉर्म यहाँ है, हम रह रहे गारों में हैं, डिस्टेंस बड़ा पड़ता है, थक जाते हैं, ठीक है जी, तो क्यों ना हम यहाँ से आगे जा रहे फॉर्म, ये जैसे उन्होंने जहाँ फॉर्म बनाए, देखें अब भाई गारों में थोड़ी फॉर्म बनने हैं कि बन जाने हैं, पहाड़ों में तो फॉर्म नहीं बनने। जो फॉर्म बनाए होंगे उन्होंने तो एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड में, मिट्टी में फॉर्म बनाए होंगे ना। उनका यार हमने मिट्टी में सारे फॉर्म बनाए, फिर उसके बाद हम वापस चले जाते हैं गारों में, तो काफ़ी डिस्टेंस पड़ता है, कुछ और सोचते हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं ना। जब इंसान परेशान होता है आइडियाज़ तब भी आते हैं, अच्छे हालात में आइडियाज़ कम आते हैं, बुरे वक्त में आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो उन्होंने कहा यार हमने फॉर्म्स तो बना लिए, अब हम इतनी दूर दोबारा जाएंगे तो क्यों ना हम छोटे छोटे घर बना लें इस फॉर्म के पास, ये हमारा फॉर्म होगा, साथ हमारे घर होंगे। जैसे कि अगर हम मूवीज़ में देखें बाहर के ममालिक में, तो फॉर्म जहाँ पे बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं उसके साथ ही घर भी बने होते हैं, लोग वहाँ भी रह रहे होते हैं और ख़ुद फार्मिंग भी कर रहे होते हैं। तो हुआ क्या, जो केव्स थी, जो गारें थी, वो विलेज में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, छोटे छोटे घरों में कन्वर्ट होने शुरू हो गई। तो लोगों ने केव्स को छोड़ते हुए विलेज का रास्ता अख्तियार कर लिया। फिर उन्होंने सोचा यार ये हम सारा काम करते रहते हैं, ठीक है, सारा काम करते रह रहे हैं, बड़ी मेहनत लगती है इसमें वैसे, ठीक है, थक भी जाते हैं हम, और हमने अब फॉर्म बना लिए, इतनी चीज़ तो मैं नहीं खा सकता, क्या खा सकते हैं सारी चीज़ें। उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू बी अ फार्मर, मैंने फार्मर नहीं बनना, मैंने मेहनती नहीं बनना, ठीक है, मतलब मैं ऐसा क्यों ना करूं, कुछ सोचूं कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े लेकिन फिर भी मेरा काम हो जाए। तो वहां से एक अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, उन्होंने क्रिएशन ऑफ टूल्स, उन्होंने टूल्स दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। मतलब कोई बेलचा दरियाफ्त कर लिया, कोई खोदने वाली चीज़ दरियाफ्त कर ली, कोई और चीज़ छोटी मोटी तैयार कर लिया जिससे हमारा काम करना आसान हो जाए। तो यहाँ से क्रिएशन ऑफ जब टूल्स आए ना, यहाँ से दो चीज़ें जनरेट हुई, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। जो टूल्स उन्होंने क्रिएट किए वो गुड्स हैं, और उन्होंने ना कुछ लोगों को कहा भाई ये टूल्स तुमने इस्तेमाल करने हैं, हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे तुमने इस्तेमाल करने हैं, और तुमने ये काम करना है। यानी कि जिस बंदे को रखा वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, यार हम लोगों से भी काम करवा सकते हैं। पहले तो ये होता था ना शुरू में, जिसको जो चीज़ चाहिए वो खुद मेहनत कर रहा है, वो खुद लेकर आ रहा है और अपने घर वालों का पेट पाल रहा है, बस हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। तो उन्होंने सोचा यार ये टूल्स तो आ गए हैं और मैं काम करके थक जाता हूँ, क्यों ना मैं बंदे एक दो बंदे ही रख लूँ, ठीक है, और मैं उनसे कहूँगा भाई देखो सारी चीज़ें मेरी हैं, तुम मेहनत करो। पैसे तो नहीं थे ना उस वक्त, पैसे तो थे, पैसों का कंसेप्ट था ही नहीं, तो जो भी इसमें से खाना होगा, जो भी हम मेहनत करके उगाएंगे, इसमें से तुम भी हिस्सा ले लेना। वो कहा ठीक है यार, ठीक है, मेरी तो मेहनत है तो मुझे भी हिस्सा मिल जाएगा। वो भी खुश हो गया और इसकी एक्टिविटी एक अनदर मिल गई और खुद वेला निकम्मा हो गया, ठीक है, कुछ सोचने लग गया। और वहाँ पर उसके बाद लोगों ने कहा अच्छा यार अगर टूल्स आ सकते हैं तो कुछ और भी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारे हालात बेहतर हों, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो। लोगों ने साइंस को तजर्बात करना शुरू कर दिया, तजर्बे करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि यार इतनी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं तो मैं सारी की सारी हम कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। उन्होंने चीज़ों को पैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अगर हमारे पास जो एक्सेस बच गया, उन्होंने क्या करें, उनका क्या करें। उन्होंने सोचा यार वो साथ वाले भी तो रह रहे हैं, चलो उनको हम जाके दे आते हैं, हम उनको अपनी चीज़ें देंगे, उनसे कुछ चीज़ें ले आएंगे। उन्होंने चीज़ें पैक करना शुरू कर दी, तो पैकिंग का कंसेप्ट आ गया, यार चीज़ों को पैक करके हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से ट्रेडिंग के कंसेप्ट आ रहे हैं। उन्होंने कहा शिप टू अनदर कंट्रीज, मतलब अनदर कंट्रीज से मैंने वैसे लिख लिया, मान लें कि वो करीब करीब गाँव में करीब करीब रह रहे हैं तो साथ फिर हम साय में चल जाएंगे, या अगर कोई समुंदर आ रहा है, दरिया आ रहा है, तो दरिया पार करके उनको पता है यार आगे भी लोग रह रहे हैं, चलो हम ज़रा वहाँ ज़ियारत कर आते हैं उनकी जगह, और उनको अपनी चीज़ें दे देंगे। तो हुआ क्या, विलेज बिकम सिटीज़। जब वो दूसरी कंट्रीज़ आए
तो उन्होंने देखा यार ये तो हमसे अच्छे रह रहे हैं, इनके पास तो हमसे थोड़ी सी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, उनके यार यहीं पे शिफ्ट होना चाहिए, हम यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो विलेज से क्या हुआ, सिटीज़ में कन्वर्जन शुरू हो गई। उसके बाद जब लोग बड़े बड़े शहरों में, आपको पता है शहर में थोड़ी एडवांसमेंट ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा रिसर्च करके बैठे होते हैं, तो सेकंड फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, लोगों ने कहा यार खुद काम करने से बेहतर है हम क्यों ना ऐसी मशीन बनाएं जो इंसानों के तौर पर काम करे। तो वहाँ से मशीन को डू वर्क ऑफ पीपल, मशीनों ने लोगों का काम संभाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से आइडियाज़ है कि हम मशीनें बना सकते हैं और अपनी एफर्ट कम कर सकते हैं। तो हुआ क्या, प्रोडक्ट्स गो ग्लोबल, हम अपनी चीज़ों को मशीनों से ज़्यादा बना कर पूरी दुनिया में भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद इंफॉर्मेशन एज आई, हमने कहा यार ग्लोबल में ना पूरी दुनिया में फैलने के लिए, दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमें कुछ ना कुछ सोर्सेज चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम अन्यवाद जाएं और वहाँ पे ढूंढते रहें, बहुत वक्त लगेगा। उन्हें कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए। फिर टेलीकम्युनिकेशन के सोर्स आना शुरू हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन के शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज शुरू हो गए, ख़त किताबत शुरू हो गई। उसके बाद टेलीफोन, इंटरनेट, जदीद टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई कि हम जल्दी से हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें ताकि हम वहाँ पहुँच सकें। तो आइडियाज़ एक्सचेंज होना शुरू हो गया, इन्फॉर्मेशन नई मिलना शुरू हो गई, हम न्यू टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद लेटेस्ट फिर डिजिटल एज शुरू हो गया। डिजिटल एज में क्या हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई, होम बेस्ड शॉपिंग शुरू हो गई। तो लोगों ने कहा, पहले किसी ने आज तक सोचा था, तकरीबन आज से अगर हम कोई 10 साल पहले जाएं, क्या कभी किसी ने सोचा यार हम घर बैठे हुए हैं और खाना आ जाएगा हमारे पास चल के खुद ही? किसी ने नहीं सोचा था। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कभी भी यार हम कभी ट्रैवल कार में कर सकते हैं अगर मेरे पास कार नहीं है, किसी ने सोचा था। तो देखें जैसे डिजिटल एज आई और लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि यार हम घर बैठेंगे, एक गाड़ी खुद ही हमारे पास चल के आएगी और हमें जहाँ मर्जी ले जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। सारे के सारे जितनी भी फूड डिलीवरीज हैं, अगर हम कोई ग्रोसरी मंगवाना चाहें, मेडिसिन मंगवाना चाहें, आज किसी ने सोचा था कि यार हम तो शुरू में जब होते थे सर्दियाँ तो कहते भाई रात के 8 बज गए हैं, अब तो बहुत बार अंधेरा हो गया, अब बाहर नहीं जाना, कुछ भी नहीं खरीदना। अब ना सर 10-12 बजे भी कोई चीज़ मंगवा लो, 1 बजे भी कोई चीज़ मंगवा लो, कोई टेंशन नहीं है। तो अब इस वक्त डिजिटल दौर चल रहा है और डिजिटल दौर में घर बैठे बैठे जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ये लीडिंग कंपनी है। अमेज़ोन फिलहाल पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन ग्लोबल बहुत ज़्यादा ये फेमस है और बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अमेज़ोन वाले। उसके बाद अलीबाबा भी है और पाकिस्तान में जो है वो Draaz.com है कि आपको घर बैठे बैठे हर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे इकोनॉमिक्स का इरा था। अब मतलब हमने ये सोचते हैं अब पता नहीं से आगे क्या आने वाला, व्हाट नेक्स्ट, इससे आगे भी कुछ आने वाला होगा, ठीक है, वो देखेंगे क्या होता है। तो ये हमारे पास सारी की सारी एक इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री थी, कुछ तरह इस तरह से लोगों ने सोचना शुरू किया, ठीक है। होप सो कुछ ना कुछ समझ आ गई है। और समझ आई है भाई, समझ आ गई है ना, अब आई है ना, हाँ आप सारी समझ आ गई। अच्छा आज हम शुरू कर देंगे अपनी रियल वाली से। अच्छा ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था, इसको बिल्कुल भी आपने याद नहीं करना, बस ठीक है, इसका एक स्केच माइंड में बैठा दो कि इस तरह से कुछ थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी, हम यहाँ से गारों से होते हुए आज हम डिजिटल दौर पर पहुँच चुके। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में कुछ और हो जाए, जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान में तो अब आ रही है न्यू, मतलब इसके ऊपर भी काम चल रहा है, बल्कि ना होने के बराबर है। लेकिन बाहरी वाली दुनिया, यूके, यूएसए हो गया, कनाडा वगैरह हो गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि मशीनें टोटली इंसानों को रिप्लेस कर दें, ठीक है, यानी कि हर वो काम जो इंसान कर सकता है वो हम रोबोट से करवाएंगे, हर वो काम। इससे ये क्या होगा कि ह्यूमन एफर्ट बच जाएगी। जहाँ इसके फ़ायदे नज़र आ रहे हैं वहाँ इसके नुकसान भी नज़र आएंगे, ठीक है। इस तरह वो रोबोटिक आर्मी भी बना सकते हैं ना, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काम हो रहा है। जिस तरह हम मूवी में देखते हैं कि यार वो स्पेशली उसमें हाँ किसमें ट्रांसपोर्टर, ये कई मूवी ट्रांसफॉर्मर, हाँ ट्रांसफॉर्मर, या उसमें वो आयरन मैन वाली पता नहीं मूवी है कोई, ठीक है। तो उसमें जनाब साहब वो जनाब खोलेता हवाओं में लगा होता है, अच्छा ये हो रहा है, चल भाई तूने ये काम कर लिया, उसको डायरेक्शन दिया जाता है, वो रिबोट खुद ही आयरन मैन वाला जो होता है बंदा, रिबोट वाला, वो जो मशीन होती है वो सारी उसकी बात समझ रही होती है। तो मेरे ख्याल में आने वाला दोष शायद यही ना हो, ठीक है जी। मोबाइल से भूल कोई नहीं होने, हमने एवी हाँ हमें बटन दबाने हैं और जनाब सा कॉल पहुँच जानी है, हमने एवी कैंसिल कर देना है और जनाब सा काम चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या आता है। बस अल्लाह खैर वाला वक्त लेकर है।
तो गांव में, हाँ ये गांव में होता है। गांव में याद, अभी तो शहर में इतना रिवाज नहीं है, या हमें याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो अक्सर तो हमारे घर वाले क्या करते थे, या दूसरे, यार वो प्याज खत्म हो गया, ज़रा वो साथ में से प्याज तो पकड़ ला ज़रा, ठीक है, वो प्याज पकड़ लाते थे। अगली बार वो भी कहते थे, यार आलू खत्म हो गया, ज़रा आलू तो देना हमें। तो ये चल रहा होता है, ठीक है जी। तो बार्टर सिस्टम स्टिल अभी भी शहरों में तो खैर नहीं, क्योंकि शहरों में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है रिलेशनशिप में और हमसायों के दरमियान। मेरा नहीं ख्याल शहर में लोग हमसायों से इतने अटैच होते हैं। तो गांव में या वो एरिया जहाँ पे लोगों का मिलना जुलना अच्छा है, वो तो अभी भी ऐसे कर रहे होते हैं। आपने क्या पकाया? हमने ये पकाया, फिर दो फिर, ठीक है जी, हमने ये पकाया, हमसे ले लो फिर, ठीक है। तो लोग तो फिर माशाल्लाह असल में पहले रिसोर्सेज भी कम हुआ करते थे, लेकिन लोगों के दिल बड़े हुआ करते थे। लेकिन आजकल कुछ फैक्टर्स ने लोगों को मजबूर कर दिया, वो ना चाहते हुए भी खैर नहीं कर सकते। लोग कहते हैं यार हमने किसी का खैर की तो जब हम पर बुरा वक्त आएगा हमारे साथ कौन खड़ा होगा, तो इस वजह से लोग डरे हुए हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर हमारा अपना भी है और हुकूमत का भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि वो सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रही होती है लोगों की नीड्स को, ठीक है। वांट्स के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे होते, कोई भी वांट नहीं करता, इकोनॉमिस्ट भी वांट के ऊपर बात नहीं कर रहा होता। ये सारे के सारे चले गए। अगर हम इकोनॉमिक्स को इस्लाम में ढूंढें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लज़ीना युनफिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़र्राई, वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं गम में या खुशी में। खुशी का मतलब जब पैसे ज़्यादा हैं, गम का मतलब उसके पैसे कम हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं गम में या खुशी में। आगे फरमाते हैं वल काज़िमीन अल गैज़ा, और जो लोग गुस्से को काबू करते हैं, वल आफ़ीन अनिन नास, जो लोगों के साथ भलाई वाला मामला फरमाते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे नेक लोगों को, अल्लाह ने कहा सारे नेक लोग हैं, ऐसे नेक लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राई वज़र्राई, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं गम में या खुशी में। इसका मतलब अल्लाह ये बता रहे हैं कि जो तुम्हें पैसा दिया जा रहा है वो तुमने खर्च करना है। किन पर करना है? जो इसके मुस्तहिक हैं। तो यहाँ से इकोनॉमिक्स का जो एडम स्मिथ ने वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ से उसकी रूट निकलती है। अल्लाह ने कहा जब दौलत तुम्हारे पास आ गई, वो दौलत तुमने आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट निकलता है, जो हमारी इकोनॉमिक्स का मेन कॉन्सेप्ट है। अगर हम वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमी जैम हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी सही ग्रो नहीं करेगी। वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैक्रो में हम जाएंगे, बैंकिंग फाइनेंस में जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बैंकों में पैसा रखना कितना नुकसानदेह होता है। और इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है और फिर फरमाया सूरह बकरा में फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैबी, और वो लोग जो ईमान लाए गैब पर, अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैबी व युक़ीमूनस-सलाता, और जो लोग नमाज कायम करते हैं। अगली बात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो हमने उनको दिया वो उसमें से खर्च करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी कह रहे हैं ना, भाई मैंने कमाई, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी चीज़ है, अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है। लेकिन ये आर्गूमेंट्स हम गोरों के साथ तो नहीं कर सकते ना, वो तो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, ठीक है। लेकिन हम आपस में डिबेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अल्लाह ने कहा ये जो तुम चीज़ कह रहे हो, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मलकियत है, ये मेरे ज़खायर हैं, ये मेरी कोल माइन है, ये मेरी सॉल्ट माइन है, ये मेरे ऑयल के ज़खायर हैं। अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, ये सब कुछ का मालिक मैं हूँ, ये सब कुछ मेरा है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो मैंने तुम्हें दिया, अल्लाह कहते हैं दौलत मैंने ही तुम्हें दिया, तुमने क्या करना है? इसको आगे खर्च करना है। किस पर खर्च करना है? अपने ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है कि पैसे को कभी ज़ख़ीरा नहीं करना। इस्लाम डिस्करेज करता है होल्डिंग ऑफ वेल्थ को, और इसे इकोनॉमी को अच्छा खासा धचका लगता है होल्डिंग ऑफ वेल्थ। फिर फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह फरमाते हैं जो तुम्हारा माल है और जो तुम्हारी औलाद है ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। फिर माल का जिक्र आया। अल्लाह ने कहा ये जो माल कमाना है ये नाहक तरीके से नहीं कमाना। जिस तरह एडम स्मिथ कह रहा था कि भाई अगर दौलत होगी तो खुशहाली आ जाएगी, दौलत से ये हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, अल्लाह ने कहा कि दौलत तुम्हें मिलेगी
लेकिन ये तुम्हारे लिए आजमाइश होगी। हम ये देखेंगे क्या दौलत तुमने हलाल तरीके से तुमने कमाई है या हराम तरीके से कमाई है। क्या दौलत कमाते वक्त तुमने किसी का हक मारा है या नहीं मारा। ये दौलत कमाना आजमाइश है, तो मेरी हदूदों को क्रॉस नहीं करना। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल हमें कुरान से भी मिलते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पहले ही डायरेक्शन दे दिया है कि आपने माल कमाना कैसे, हाउ टू अर्न वेल्थ। ये एडम स्मिथ के मेन प्रिंसिपल है। जब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। ये मेन प्रिंसिपल में से है हाउ टू अर्न वेल्थ, दौलत कैसे कमानी है। उसके बाद दौलत खर्च कहाँ से करनी कहाँ पर है, तो करनी कैसे है, अर्न कैसे करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि भाई हलाल तरीके से अर्न करनी है। खर्च कैसे करनी है, दूसरे लोगों पर खर्च करनी है, ठीक है, और अपने ऊपर भी खर्च करनी है, दौलत को जमा नहीं करना, ठीक है। तो ये सारे के सारी कुछ इंट्रोडक्शन होगी, कुछ हिस्ट्री होगी। तो आज हम अपना रियल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें, हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, ठीक। चैप्टर नंबर 1 से इसलिए नहीं, ये मैं कल बता चुका था, शायद बता चुका था, ठीक है। तो हम बस चैप्टर 2 से स्टार्ट करने चलते हैं। तो चैप्टर 2 हमारे पास डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो ये हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स, ये हमारा चैप्टर 2 है। हम सीखेंगे डिमांड क्या है। देखें, ये जो अभी मैं चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ ये मैक्सिमम आपको आता होगा, सिर्फ चीज़ों से थोड़ा सा फैमिलियर नहीं होंगे, वो इंशाल्लाह ताला आप हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये डिमांड है क्या। इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले हम इसके क्राइटेरिया पर देखते हैं ये डिमांड है क्या। हमने कहा डिमांड में 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक वांट प्लस परचेजिंग पावर, ये 2 चीजें होना जरूरी है, एक वांट, दूसरा परचेजिंग पावर। फिर ये डिमांड पूरी होगी। यानी क्या, अगर मैं थोड़ी सी इक्वेशन बनाना चाहूं तो ये बनेगी डिमांड इज इक्वल टू वांट प्लस परचेजिंग पावर। कैसे, देखिए, मान लें कि गर्मियां हैं और हम चाहते हैं यार बाहर बहुत गर्मी है, हम कोई एसी ख़रीद लें ताकि जब हम घर आएँ तो बेहतरीन एक ठंडी इन्वायरमेंट में हम रह सकें। मतलब मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरी डिज़ायर है कि मैं एसी को ख़रीदूँ, लेकिन एसी ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। एसी ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब मेरी परचेजिंग पावर नहीं है कि मैं एसी ख़रीद पाऊँ। क्या मेरी ख्वाहिश पर कोई प्रोड्यूसर चीज़ें बनाएगा, जबकि उसको पता है कि यार मैं चीज़ बना लूंगा लेकिन ये मुझसे खरीद नहीं पाएगा, क्या वो चीज़ें बनाएगा? चलें, वो तो नहीं बनाएगा, वो अलग बात है। क्या ये मैं चीज़ खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मार्केट में इसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी, सिर्फ ख्वाहिशात पर डिमांड क्रिएट नहीं होती। नेक्स्ट, एक बंदा है, उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, अच्छा खासा अमीर बंदा है, उसकी हाई परचेजिंग पावर है, वो कुछ भी खरीद सकता, लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट है, उसका शुगर है। क्या वो मिठाई खरीदना चाहेगा? वो नहीं खरीदना चाहता, कहता नहीं यार मैंने मिठाई नहीं खरीदी, मतलब ये तो मेरे लिए ज़ाहिर ही है, मतलब आप तेरे ज़ाहिर क्यों खरीदूंगा। मीन उसके पास परचेजिंग पावर है लेकिन वो स्वीट नहीं खरीदना चाहता। क्या स्वीट की, मिठाई की डिमांड क्रिएट होगी? नहीं क्रिएट होगी। इट्स मीन डिमांड के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? ख्वाहिश का होना भी ज़रूरी है, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पैसों का होना भी ज़रूरी है, तो तब डिमांड क्रिएट होगी। तो याद रखिएगा, डिमांड हमेशा 2 चीज़ों से बनेगी, एक वांट, आप चीज़ें खरीदना चाहते हो, प्लस एबल टू बाय, आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हो, पैसे हैं या नहीं है, अगर हैं तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी। बस समझ आ रही है? अब डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। डिमांड क्या है?
डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स which buyers are willing and able to buy at different price level। कहते ये डिमांड है। कहता डिमांड क्या है? इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड, सर्विसेज भी हो सकती है इसमें, ठीक है, हम सर्विस की भी डिमांड कर सकते हैं। डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज भी कर सकते हो, हम सर्विसेज की भी डिमांड कर सकते हैं। डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच बायर आर विलिंग। कहता अगर बायर विलिंग है, विलिंग मीन अगर बायर की वांट है, एंड एबल टू बाय, उसकी परचेजिंग पावर भी है, तो हम कहेंगे डिफरेंट प्राइस लेवल पर जिसमें वो एग्री होगा, हम कहेंगे ये उसकी डिमांड है। यानी कि मुझे खाना चाहिए, तो अगर मैं खाने की डिमांड करूंगा, मुझे खाना चाहिए, अगर मैं खाने की डिमांड करूंगा तो मेरी फूड की डिमांड हो जाएगी। अगर मुझे कहीं सफ़र करना है तो मैं किसी कन्वेंस की डिमांड करूंगा। अगर मुझे किसी से बात करनी है, मैं किसी न किसी टेलीकम्युनिकेशन सोर्स की डिमांड करूंगा, ठीक है। हर वो जो चीज़ चाहिए और उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसकी डिमांड कर सकता हूँ। मैंने कपड़े खरीदने हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं जाके कपड़ों की मार्केट से डिमांड कर सकता हूँ और मैं कपड़े मार्केट से खरीद भी सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कपड़े खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा? प्लान कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है यार अभी पैसे नहीं है, लेकिन जैसे पैसे आएंगे मैं खरीद लूँगा, ठीक है। तो ये हमारी डिमांड होती है। मुश्किल तो नहीं था। चले नेक्स्ट, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठहर जा, अभी बताता हूं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड। कहता डिटर्मिनेंट वो फैक्टर्स होते हैं जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। इन्फ्लुएंस का मतलब असर अंदाज होती है। इन्फ्लुएंस का मतलब असर अंदाज होती है, या इन्फ्लुएंस का मतलब डिमांड चेंज होती है। डिमांड क्या होती है? चेंज होती है। तो नॉर्मली अभी इस लेवल के लिए डिमांड चेंज होने का मतलब क्या? या तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी या तो हमारी डिमांड डिक्रीज होगी। सही है? डिटरमिनेंट का मतलब क्या? ऐसे फैक्टर, शॉर्टकट कर रहा हूं, बहुत स्पेसिफिक हो रहा हूं। डिटरमिनेंट मीन ऐसे फैक्टर जिससे या तो डिमांड इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, इनको डिटरमिनेंट्स कहते हैं। सबसे पहले वाला डिटरमिनेंट, अब ये सारे आपने बताने हैं, अब अगली इकोनॉमी सारी आपने मुझे पढ़ानी है। सही है? मैंने से आपको गाइड करना है। नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल सारी इकोनॉमिक्स आपको आती है माशाल्लाह, ठीक है। हाँ, तो थोड़ी सी बस उसको इनलाइटन करने की जरूरत है। नंबर 1, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस आपको मैं सपोर्ट करूंगा, बाकी आपने खुद बताना। मुझे ये बताएं, अगर एक प्रोडक्ट महंगी सेल हो रही है, लोग ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे? क्यों? क्योंकि हैबिट है भाई, वो बहुत महंगी सेल हो रही है, मेरे पास इतनी परचेसिंग पावर नहीं है। तो जब एक चीज हाई रेट पे सेल हो रही होगी, लोग कम डिमांड करेंगे, लोग कम खरीदेंगे। और अगर उसी प्रोडक्ट पर कोई प्रमोशन, कोई डिस्काउंट, कोई सेल लग जाए और उसकी कीमत कम हो जाए, अब लोग क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अक्सर जब भी 50% 70% लगा होता है तो अच्छा खासा लोगों का रश लगा होता है, ठीक है। सेकंड डिटरमिनेंट, ये जो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है, ये डिमांड का मेन डिटरमिनेंट है, ये प्राइमरी डिटरमिनेंट है। ये प्राइमरी डिटरमिनेंट का मतलब क्या, इंशाल्लाह ये कल बताऊंगा आपको। ये प्राइमरी डिटरमिनेंट है। इससे नेक्स्ट डिटरमिनेंट
इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर का मतलब इकोनॉमिक्स में इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। इकोनॉमिक्स में इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर लोगों के पास इनकम ज्यादा है, बताएं वो चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे कम करेंगे? भाई मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, मैं चीजों की ज्यादा डिमांड करूंगा। इससे मुश्किल बात तो नहीं थी। और अगर इनकम कम होगी, डिमांड भी कम। ऑब्वियस बात है, जितनी इनकम ज्यादा उतनी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, मैं ज्यादा चीजें खरीद सकता हूं। पहले मेरे पास इनकम कम थी, मैं एक शर्ट खरीदा करता था, मेरी इनकम ज्यादा होगी, अब मैं 2-2 शर्ट खरीद लेता हूं। ठीक है जी। हाँ, नौवीं क्लास है, ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। फिर आज के लिए हम इंशाल्लाह इसको यहीं पे फिर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह इससे ओनवर्ड हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं चैप्टर 2 के